अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा हम लेते हैं तो क्या नुकसानात होते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स हैं क्या। एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर नेचुरल सोर्सेज होती हैं, यानी कि प्लांट से, एनिमल से, या जो है सॉइल यानी हमारी कहना चाहिए ज़मीन से हासिल की जाती हैं, ताकि हमारी बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन को कम किया जा सके। इन्फेक्शन हो हमारी बॉडी में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड बैक्टीरिया होता है। दोनों बैलेंस में पाए जाते हैं। दोनों में से अगर किसी गुड बैक्टीरिया को थोड़ा सा कमी आ जाए तो बैड बैक्टीरिया उस पर ओवरलैप कर जाता है, यानी कि उसके ऊपर आ जाता है और वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है। दूसरा ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कोई सांस के ज़रिए या मुंह के ज़रिए या हमारी डाइट के ज़रिए अंदर चला जाता है, तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाकर मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना रहा होता है, यानी कि उसके ख़िलाफ़ कहना चाहिए कि जंग लड़ रहा होता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए नाकाफ़ी होता है उस वक्त जब वो मल्टीप्लाई हो चुका होता है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज़ बनाने के 3 दिन होते हैं। 3 दिन में जाके वो अपनी कंप्लीट एवरेज एंटीबॉडी बना सकता है। उस लिहाज से कहा जा सकता है कि उससे पहले अगर हमने उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करना हो तो हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। एंटीबायोटिक हमारी दो तरह की होती हैं, या तो वो टारगेटेड एंटीबायोटिक के हमें पता है हमें पेट के दर्द में ये खानी है, या बुखार हो रहा है तो ये खानी है, या गला ख़राब हो गया तो ये खानी है। ये सब डॉक्टर की एडवाइस से खानी है, हमने खुद ने नहीं खानी है। दूसरा ये कि हमें पता नहीं होता कि हमें इन्फेक्शन है कहाँ, डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा होता, तो वो फिर देते हैं हमें रेडिएंट एंटीबॉडी, यानी कि वो एक लार्ज अमाउंट कहना चाहिए या लार्ज पोटेंसी वाली एंटीबायोटिक देते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक के साथ हम लोगों को मल्टीविटामिन्स लाजमी लेने चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे जिस्म में एंटीजन यानी कि बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म गया है तो वो हमारे रेड सेल्स के ऊपर इफ़ेक्ट हो जाता है, और जब एंटीबायोटिक उन रेड सेल्स को किल करती है तो होता ये है कि वो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो रेड सेल को किल कर देती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर रेड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, या हम लोग यूँ समझ लें कि हम लोग वीक हो जाते हैं। तो हमें मल्टीविटामिन साथ साथ ले लेने चाहिए, क्योंकि हमें आयरन के साथ साथ B12 वगैरह की भी ज़रूरत होती है, तो हमें मल्टीविटामिन साथ में रहने चाहिए ताकि हम लोगों को जो वीकनेस एंटीबायोटिक खाने से हो वो रिकवर होती रहे। अच्छा, जो लोग कंटिन्यूसली विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन के या विदाउट एनी डॉक्टर की एडवाइस के कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं बग़ैर उसके पीरियडिक साइकिल के, कि उनको पता नहीं होता उसको कितने अरसे के बाद दोबारा लेना है, उसके साइकिल को स्टार्ट करना होता है, तो उनका क्या होता है, उनका स्टमक डिस्टर्ब रहता है। स्टमक डिस्टर्ब इस तरह रहता है कि वो हमारे जो इंसुलिन होती है उसको इफ़ेक्ट करती है, जो ज़्यादातर हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए कॉज बनता है। अच्छा, हमारे इम्यून सिस्टम के साथ साथ वो हमारे पैनक्रियाज को भी डिस्टर्ब करती है। पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को डिस्टर्ब करता है और वो इंसुलिन डिस्ट्रॉय कर देती है हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि जो हमारे स्टमक में होते हैं एच पाइलोरी को। एच पाइलोरी हमारे जो बॉडी के अंदर होता है वो अल्सर कॉज करने का सबब बनता है। तो ज़्यादातर जो अगर हम लोग एंटीबायोटिक ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो वो एच पाइलोरी ज़्यादा बनेगा और हमारे बॉडी के अंदर अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से कहना चाहिए कि अगर हम लोग अल्सर के पेशेंट हैं तो हमें एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक ली तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि एंटीबायोटिक भी अपना काम करना छोड़ देंगी, यानी कि वो इफ़ेक्ट करना छोड़ देंगी, और फिर आपको जब सीवियर कंडीशन होगी तो आपको एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही होंगी तो आप क्या करेंगे। तो बेहतर ये होता है कि सबसे पहले तो आप अपने इम्यून सिस्टम को काम करने दें। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर उस बेस के ऊपर आपने एंटीबायोटिक लेनी होती है। हर बीमारी में एंटीबायोटिक काम नहीं करती। अच्छा,
एंटीबायोटिक हमने लेना बंद कर दिया। अब उसके बाद हम अपने मैदे को, अपने स्टमक को किस तरह से क्योर करें कि वो एंटीबायोटिक के इफ़ेक्ट से जल्दी निकल सके। सबसे पहले तो हमने सबसे ज़्यादा योगर्ट खाना है, यानी कि दही खाना है। दही का इस्तेमाल हमने इसलिए ज़्यादा करना है क्योंकि उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं, प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज़ होते हैं। वो हमारे स्टमक में जाके हमारे निज़ाम हाज़मे को अच्छा करते हैं। निज़ाम हाज़मा अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी अच्छी हो। उसके अलावा हमने पिकल्स लेना है, फर्मेंटेड फूड लेना है, पिकल्स यानी कि अचार लेना है। और इसके अलावा हमने जिंजर लेनी है, चाय बना के पिए इन्फेक्शन के दिनों में, यानी कि अगर हमारा गला ख़राब है या थ्रोट इन्फेक्शन है या नज़ला हुआ हुआ है, खांसी हुआ हुआ है, तो हम लोग अगर अदरक की चाय बनाकर पिएँ तो वो हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाती है। इसके अलावा अगर हम लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसके साथ हमें पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है ताकि वो हमारे किडनीज़ को डैमेज ना करे, यानी हमारे गुर्दों को डैमेज ना करे। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की मिकदार अगर ज़्यादा होती है तो वो फ़िल्टर होते हैं किडनी से, और अगर पानी कम होगा तो वो फ़िल्ट्रेशन में प्रॉब्लम करेंगे और वो डिपॉज़िट होंगे किडनी के अंदर जाके, या किडनी के जो छन्नी है जिसमें से छनकर माइक्रो पार्टिकल्स निकलते हैं वो ख़राब हो जाती है। तो इससे पहले कि हमारी किडनी ख़राब हो, हमने पानी का इंटेक बढ़ाना है, एंटीबायोटिक के दौरान भी और एंटीबायोटिक के बाद भी। जैसे हम लोग डाइट अच्छी करेंगे, हम अपने पानी का इंटेक भी बढ़ाएंगे ताकि एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम देखने में आए, और जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है एंटीबायोटिक इतना हमारी बॉडी यूज़ कर ले और उसके बाद वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाए। लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई समझ में ना आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझसे डायरेक्ट कमेंट के ज़रिए बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।